डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। विदेशी बैंकों में जमा काली कमाई को भारत लाने की खबरें सुनते सुनते दशकों बीत गए, लेकिन इंतजार की घड़ियां हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। स्विट्जरलैंड के बैंकों में भारतीय खाता धारकों की तीसरी सूची इसी माह मिलने की खबर फिर सामने आई है। करोड़ों भारतीयों के मन में उम्मीद जगी होगी कि देश को लूटने वालों के नाम शायद उजागर हों। काले धन पर चोट को लेकर 7 साल पहले केंद्र में भाजपा सरकार आई तो लगा था कि शायद कुछ हो। नेताओं, उद्योगपतियों और उन सरकारी अधिकारियों के नामों का खुलासा हो जिन्होंने 2 नंबर की कमाई विदेशों में जमा कर रखी है। विदेशी सरकारों के साथ नए नए करार भी हुए। स्विस बैंक 2019 और 2020 में भी भारतीय नागरिकों के खातों का विवरण भारत को सौंप चुका है। तीसरी सूची आने से क्या फर्क पड़ जाएगा? केंद्र में भाजपा सरकार आने के बाद आमजन को लगा था कि अब शायद कुछ ऐसा हो जो पहले नहीं हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब जानते हैं कि काले धन की गंगा कहां से निकलती है। रोजाना लाखों की रिश्वत लेते अधिकारियों के पकड़े जाने की खबरें सार्वजनिक होती हैं। बड़े बड़े बैंकों और विदेशों में होने वाली अरबों खरबों की खरीद में कमीशन का खेल भी किसी से छिपा नहीं। बावजूद इसके कितने नेता अधिकारियों के नाम सामने आए। चंद अपवादों को छोड़ दिया जाए तो हालात बदलते दिखते नहीं। कानूनी प्रक्रिया इतनी जटिल है कि काली कमाई करने वालों पर शिकंजा कसना आसान नहीं। तो फिर कैसे यकीन हो कि विदेशी बैंकों में जमा काला धन कभी वापस आ भी पाएगा? सवाल उठना स्वाभाविक है कि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले काला धन वापस लाने का वादा करने वाली सरकार कितना सफल हो पाई है। सफल करने वालों ने कानूनी अड़चनों से बचने के लिए अनेक रास्ते निकाल रखे हैं। गैर सरकारी संगठनों एनजीओ के माध्यम से काले धन को सफेद करने की बात भी सामने आई है। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इन सभी तथ्यों से जनता को अवगत कराया जाए। सरकार को आगे आकर बताना चाहिए कि बीते 7 सालों में इस मुद्दे पर उसने क्या कदम उठाए और इसमें कितनी सफलता मिली। विदेशी बैंकों में जमा काले धन के खाता धारकों की सूची मिलने की खबर मात्र को बड़ी सफलता के रूप में नहीं देखा जा सकता। सफलता तभी मानी जाएगी जब 2 नंबर का पैसा फिर सरकारी खाते में वापस आए। श्रीनगर में आतंकवादियों ने फिर एक पुलिस वाले को मार डाला। यह हमला बताता है कि आतंकी लगातार अपनी मौजूदगी का एहसास करवा रहे हैं। बीते महीनों कोई हफ्ता ऐसा नहीं गुजरा जब सुरक्षा बलों और पुलिस वालों पर
आतंकी हमले न हुए हों। रविवार को एक आतंकी ने जिस पुलिसकर्मी की हत्या की वह हाल में ही पुलिस सेवा में शामिल हुआ था और प्रशिक्षण पर था। समझा जा सकता है कि ऐसे हमलों के पीछे आतंकियों का मकसद यह संदेश देना भी है कि लोग पुलिस और सुरक्षा बलों में भर्ती न हों। आतंकी संगठनों को लग रहा है कि वे इस तरह हमले कर पुलिस, सेना और सुरक्षा बलों का मनोबल तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन पिछले 1.5 साल में के दौरान सेना और सुरक्षा बल अभियान चलाकर आतंकी संगठनों की कमर तोड़ने का लगातार दावा करते रहे हैं। कहा यह भी जाता रहा है कि आतंकी संगठनों के हौसले पस्त पड़ गए हैं। फिर भी जब पहले जैसे ही हमले हो रहे हैं तो अब कहा जा रहा है कि ये हमले आतंकियों की हताशा का ही नतीजा है। जम्मू कश्मीर से 2 साल पहले जब अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किया गया था तब पहली उम्मीद यही बंधी थी कि अब घाटी में आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगेगी। इसमें सफलता मिलने का दावा भी किया जाता रहा। यह दावा भी किया जाता रहा है कि घाटी में सेना और सुरक्षा बलों की कड़ी निगरानी से आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगी है। पथराव जैसी घटनाएं भी कम हो गईं, लेकिन याद किया जाना चाहिए कि पिछले साल ही फिर से आतंकी संगठनों ने सिर उठाना शुरू कर दिया। इससे यह साफ हो गया कि आतंकियों का नेटवर्क ध्वस्त नहीं हुआ है। घाटी में आए दिन राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या भी होती रही ताकि किसी भी तरह से राजनीतिक प्रक्रिया शुरू न हो पाए। इस पर तर्क यह दिया जाता रहा कि घाटी में पंचायत और स्थानीय निकायों की चुनाव से आतंकी संगठनों में बौखलाहट पैदा हो रही है। घाटी में सुरक्षा बलों के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती स्थानीय आतंकी संगठन ही हैं। जब से लश्कर जैश हरकत उल अंसार जैसे संगठनों पर शिकंजा कसा है तब से घाटी में हिंसा फैलाने का जिम्मा स्थानीय आतंकी संगठनों ने संभाल लिया है। कहा जाता रहा है कि ये स्थानीय आतंकी संगठन इन बड़े संगठनों के इशारे पर ही काम कर रहे हैं। पाकिस्तान से लगे सीमाई इलाके में ड्रोन से हथियार गिराकर आतंकियों को दिए जाने के मामले भी सामने आ रहे हैं। घाटी के इलाकों में रोजाना कहीं न कहीं हथियारों का जखीरा और विस्फोटक मिलना भी बता रहा है कि अब स्थानीय स्तर पर आतंकी ज़्यादा सक्रिय हैं। एक अन्य बड़ी मुश्किल यह भी है कि आतंकियों ने गांवों में फेट बना ली है, जंगलों में अपने ठिकाने बना लिए हैं। ऐसे में उन्हें पकड़ पाना आसान नहीं होता। ऐसी भी खबरें हैं कि आतंकी संगठन गांवों के लड़कों अपने साथ शामिल कर रहे हैं। अब खतरा कहीं ज़्यादा ही बढ़ गया है, क्योंकि माना जा रहा है कि पाकिस्तान तालिबान लड़ाकों को घाटी में घुसाकर आतंकी गतिविधियों को तेज कर सकता है।
कहने को सरकार अपनी तरफ से सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ रही, पर रविवार को श्रीनगर में पुलिसकर्मी की हत्या बताती है कि स्थानीय स्तर पर आतंकियों के बढ़ते हमले कहीं ज़्यादा बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। समाप्त।